30/3/2022 को संकल्प IAS कोचिंग चैनल के तरफ से जो है मैं आपको भारतीय संविधान के प्रस्तावना के कुछ मुख्य शब्द हैं, उस मुख्य शब्द पर प्रकाश डालूंगा, क्योंकि जो है बीच में अंतराल हो गया था कि आपको प्रस्तावना पढ़ा दिए थे, लेकिन बहुत सारा प्रखंड विकास अधिकारी को काम होता, समय नहीं मिलता है। आज समय निकाल करके मैं आपको प्रस्तावना में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें मुख्य कुछ शब्द हैं, उस शब्दों वही शब्द उस प्रस्तावना के तत्व हैं, तो वही जो है शब्द को बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको आप बढ़िया से पढ़िएगा, समझिएगा। और आज के इस वीडियो में सुनने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले जो पाठक हैं उनको हमारी तरफ से स्वागत है। तो आइए प्रस्तावना में मुख्य शब्द क्या है। तो प्रस्तावना में मुख्य शब्द सबसे पहला है संप्रभुता। इसको जानना, इसको जो है संप्रभुता जो है, संप्रभुता को जो LLB करते हैं वो भी पढ़ते हैं संप्रभुता को। तो इसको अंग्रेजी में सॉवरेनिटी कहा जाता है, सॉवरेन, संप्रभुता, सॉवरेनिटी कहा जाता है इसको अंग्रेजी में। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये संप्रभुता है क्या। तो संप्रभुता, प्रस्तावना में कुछ ऐसे शब्द हैं, 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 प्रस्तावना में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका उल्लेख किया गया है, जिनका उल्लेख किया गया है। ये शब्द हैं कौन कौन? ये शब्द हैं कौन कौन? ये शब्द हैं संप्रभुता। नंबर 1 संप्रभुता। दूसरा शब्द कौन है? धर्म, समाजवादी। तीसरा शब्द कौन है? धर्मनिरपेक्ष। और चौथा शब्द कौन है? लोकतांत्रिक। और पांचवा शब्द है गणराज्य। और छठवां शब्द क्या है? न्याय। और सातवां शब्द क्या है? समता। और आठवां शब्द क्या है? बंधुत्व। तो यही सब प्रस्तावना के मुख्य शब्द हैं। याद कर लीजिएगा, प्रस्तावना के मुख्य शब्द क्या है, या प्रस्तावना के एलिमेंट क्या है, या तत्व क्या है। तो संप्रभुता प्रस्तावना में जो शब्द है मुख्य है, समाजवादी मुख्य है, धर्मनिरपेक्ष मुख्य है, लोकतांत्रिक मुख्य है, गणराज्य मुख्य है, न्याय मुख्य है, समता मुख्य है और बंधुत्व मुख्य है। तो जो है स्वतंत्रता जो है, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, समता और बंधुत्व। तो ये इसको मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। 8 शब्द ऐसे हैं जो प्रस्तावना की नींव है, इसी पर प्रस्तावना लिखा गया है या इसी पर संविधान टिका हुआ है। अगर ये सब चीजें न होना तो संविधान में कुछ इसको अगर निकाल दिया जाए, समता को इसको निकाल दिया जाए, न्याय को निकाल लिया जाए, गणराज्य को निकाल दिया जाए, लोकतांत्रिक को निकाल दिया जाए, धर्मनिरपेक्ष को निकाल दिया जाए, समाजवादी को निकाल दिया जाए, संप्रभुता को निकाल दिया जाए, तो राज्य सरकार का मतलब कुछ होता ही नहीं है, तो राज्य डाकुओं का गिरोह हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, समता, बंधुत्व, ये प्रस्तावना में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका उल्लेख किया गया है। यही शब्द हैं 8। अब आइए हम चलते हैं संप्रभुता है क्या। तो संप्रभुता पर हम आपको ले चलते हैं और इसको ध्यान से आप पढ़िएगा, लिखिएगा। ये IAS, PCS, लोअर, मास्टरी, क्लर्क,
और जितना छोटा सा छोटा कोई भी कंपटीशन है इसमें से जरूर कहीं कहीं कुछ घुमा फिरा के आएगा। यहाँ तक कि इस पर लोग राज करते हैं। समाजवादी शब्द पर लोग राज सत्ता प्राप्त कर लेते हैं, धर्मनिरपेक्षता पर लोग राज सत्ता प्राप्त कर लेते हैं, लोकतांत्रिक बातें बतिया करके लोग राज सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं, और न्याय की बात बतिया करके लोग राज सत्ता प्राप्त कर लेते हैं, क्षमता की बात करा करके लोग राज सत्ता को हाथ में ले लेते हैं, बंधुता की बात बता करके लोग राज सत्ता को ले लेते हैं। इसलिए इस बात पर ध्यान देने की चीज है कि बहुत ये राजनीतिज्ञों के लिए भी जरूरी है, समाज के पुनः संरचना के लिए भी जरूरी है, और समाज के प्रगति के लिए भी जरूरी है। इसलिए प्रस्तावना में सारी चीजें रखी गई है, साथ साथ व्यक्ति और परिवार के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आइए चलते हैं संप्रभुता क्या है। तो अब संप्रभुता के विषय में आपको हम बता रहे हैं कि संप्रभुता है क्या। तो संप्रभुता पर आपको हम प्रकाश डाल रहे हैं। संप्रभु शब्द का मतलब है संप्रभु। संप्रभु संप्रभु का मतलब है संप्रभु का मतलब है या अर्थ है, संप्रभु का मतलब है या अर्थ है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर, भारत न तो किसी अन्य देश पर, भारत न तो किसी अन्य देश पर, भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, अन्य देश पर निर्भर है, और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, और न तो किसी अन्य देश का डोमिनियन है, अन्य देश का डोमिनियन है, डोमिनियन है। डोमिनियन का मतलब है कि पिछलग्गू, या डोमिनियन का मतलब है अन्य देश के कब्जे में। यानी भारत न तो किसी अन्य देश का पर निर्भर, किसी पर निर्भर नहीं है, और न तो किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। इसके ऊपर, भारत के ऊपर, इसके ऊपर कोई शक्ति लागू नहीं होती है, कोई शक्ति लागू, इसके ऊपर कोई शक्ति लागू नहीं होती है, इसके ऊपर कोई शक्ति लागू नहीं होती है, और यह अपने मामलों में, और यह अपने मामलों में, यह अपने मामलों में, अपने मामलों में कोई समस्या भारत की, चाहे आंतरिक हो एवं चाहे तथा बाहरी हो, चाहे तथा बाह्य हो, ठीक है। भारत की कोई अपनी समस्या हो, चाहे अंदर की बात हो चाहे बाहर की बात हो, जो है का निस्तारण करने के लिए, निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है, निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। तो संप्रभु का अर्थ हुआ, ऑस्टिन ने, याद रखिएगा, संप्रभुता की सबसे बेहतर परिभाषा जॉन ऑस्टिन ने दिया है। कौन दिया है? जॉन ऑस्टिन ने दिया है संप्रभुता की। जॉन ऑस्टिन कहते हैं संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जो सभी प्रजाजनों पर लागू होती है। उस संप्रभुता के आदेशों का सभी लोग पालन करते हैं, लेकिन वह किसी के आदेशों को पालन नहीं करती है। वही संप्रभुता जॉन ऑस्टिन वाली है कि संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जो सभी प्रजाजनों पर लागू होती है। इसके आदेशों का पालन सब लोग करते हैं, लेकिन यह किसी के आदेशों का पालन नहीं करती है। यही हुई संप्रभुता। ठीक उसी तरह से भारत के संविधान के प्रस्तावना में संप्रभु का मतलब यह है कि संप्रभुता भारत की वह सर्वोच्च शक्ति है जो
अन्य देश पर निर्भर नहीं है, अपने आप में एक शक्ति है और किसी अन्य देश का डोमिनियन नहीं है, इसके ऊपर कोई शक्ति लागू नहीं होती है, चाहे ब्रिटेन का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे रूस का हो, चाहे किसी भी देश का हो। उसकी ब्रिटेन, अमेरिका विकसित देश या विकासशील देश या अर्ध विकसित देशों का कोई कानून भारत के देशवासियों पर लागू नहीं होगी। यही है संप्रभुता। चाहे भारत पर आंतरिक मामला हो या भारत का बाहरी मामला हो, इस सब मामलों का निस्तारण भारत के सिस्टम में बने हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री स्वयं निर्णय लेते हैं। इसीलिए संप्रभुता वह शक्ति है जो अपना निर्णय स्वयं लेती है, चाहे बाहरी हो मामला और चाहे भीतरी मामला हो भारत के अंदर, और न किसी का डोमिनियन है। यह आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण स्वयं करती है। यही संप्रभुता है, इसी को संप्रभुता कहते हैं। आइए कुछ और आगे बता देते हैं उदाहरण के रूप में। तो आपने संप्रभुता में जान गया जॉन ऑस्टिन की परिभाषा कि संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जो सभी प्रजाजनों पर लागू होती है। इसके आदेशों का पालन सब करते हैं, यह किसी के आदेशों का पालन नहीं करती है। यही संप्रभुता है जॉन ऑस्टिन के अनुसार। तो आप आइए, वही संप्रभु आपके भारत के संविधान में रखा गया है प्रस्तावना में। इसको जानना जरूरी है। इसको एलएलएम करने वाले, इसको एलएलबी करने वाले, इसको जो है पॉलिटिकल साइंस का पढ़ने वाले, इसको संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, अदर जो है स्टेटों के सबऑर्डिनेट सर्विस, सब में ही आता है। तो समझ गए। आइए आगे चलते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा। लेकिन बार बार हम कहते हैं अपना प्रखंड विकास पदाधिकारी का अपना महत्वपूर्ण टाइम निकाल करके हम आपको बताते हैं, लेकिन आप इसको अपना आत्मसात नहीं करते हैं। ये जानकारी रहेगी तो आपको कहीं भी काम आएगा। तो आइए आगे कुछ उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं। 1949 का समय था। 1949 में भारत ने 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की सदस्यता स्वीकार की। ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना और ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना तथा संविधान से अलग एक घोषणा तथा संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से संविधान से अलग यह घोषणा किसी तरह से संविधान के तथा संविधान से अलग यह घोषणा किसी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। भारतीय संविधान को प्रभावित नहीं करती। इसी प्रकार जिस प्रकार भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य हो गया, जिसमें इंग्लैंड भी है, और इंग्लैंड का कहा कि इंग्लैंड प्रमुख है, तो इंग्लैंड प्रमुख होते हुए भी भारत के संप्रभुता पर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और भारत जो है अंग्रेजों से प्रभावित होगी। ठीक है। तो ये संप्रभुता के साथ कोई देश भारत के संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। इसी प्रकार जिस प्रकार
राष्ट्रमंडल का सदस्य हुआ, ब्रिटेन को प्रमुख माना, फिर भी उसकी संप्रभुता यानी भारत के संप्रभुता पर कहीं खतरा नहीं है। ठीक इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता, भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती। सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी माने में सीमित नहीं करती, किसी माने में सीमित नहीं कर सकती, सीमित नहीं कर सकती, सीमित नहीं कर सकती, सीमित नहीं कर सकती। अब समझ में आ गया कि संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जो अपने प्रजाजनों पर लागू, अपने शक्तियों का प्रजाजनों पर लागू करती है। प्रजाजन इसके आदेशों का पालन करते हैं, लेकिन यह किसी के आदेशों का पालन नहीं करती है, वही संप्रभुता है। इसका उदाहरण 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का भारत सदस्य हो गया और राष्ट्रमंडल के देशों में इंग्लैंड भी है, और इंग्लैंड को कहा कि आप ही प्रमुख रहिएगा, लेकिन प्रमुखता मानते हुए संप्रभुता पर कोई भारत का यहाँ नहीं आया। ठीक उसी तरह से भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सदस्य हो गया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अध्यक्ष हैं और जो उसके सेक्रेटरी हैं, उनके माध्यम से भारत के संप्रभुता पर कहीं दबाव नहीं, और भारत की संप्रभुता अपने संप्रभुता को खतरे में डालने, भारत की संप्रभुता किसी की संप्रभुता का जवाब जो है दब नहीं सकती है। इसीलिए आपको मैं बता दिया कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है। जैसे आप शारीरिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, और जैसे शरीर में भी एक संप्रभुता है, वह सुप्रीम पावर है। और सुप्रीम पावर क्या है? ब्रेन है। ब्रेन अगर ब्रेन किसी से समझौता नहीं कर सकता, उसके सिस्टम के अनुसार शरीर को चलना है। अगर शरीर जो है, अगर ब्रेन के अनुसार, ब्रेन जैसा कहता वैसा शरीर काम नहीं करता है, तो समझ जाइए कि ब्रेन के अनुसार काम न करने वाला शरीर अपंग हो जाता है। ठीक उसी तरह से संप्रभुता के अनुसार काम न करने वाला राज्य और देश अपंग हो जाता है। तो सर्वोच्च शक्ति है, इस शक्ति से ऊपर कोई शक्ति नहीं है, उसे ही संप्रभुता कहते हैं। तो आप तो समझ गए, मैं आपको फिलॉसफिकली दृष्टिकोण से भी बता दिया, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बता दिया, इंडिविजुअली दृष्टिकोण से बता दिया। अब तो संप्रभुता आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आइए, ये शब्द है। अब आइए आपका दूसरा शब्द बता रहे हैं, समाजवादी, जिस पर लोग राज सत्ता हथिया लेते हैं। समाजवाद का नारा पीट करके और राज सत्ता हथिया लेते हैं कि मेरी सरकार आएगी, मेरी सरकार नहीं रहेगी, समाजवाद खतरे में पड़ जाएगा, आएगी, समाजवाद का जो है बोलबाला होगा, इसलिए राज सत्ता लोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन समाजवाद का काम नहीं करते हैं। तो आइए, समाजवाद क्या है, इस पर आप थोड़ा प्रकाश हम डालते हैं। दूसरा जो है प्रमुख शब्द क्या है? संप्रभुता। दूसरा प्रमुख शब्द संप्रभुता है, जो है इसको, और ये समाजवाद है। इस समाजवादी व्यवस्था पर चलिए, समाजवादी। दूसरा क्या है? समाजवादी। तो समाजवादी को समझिए, ये है, पहले समझा दे रहे हैं, ये है समाज, ठीक, ये है आदमी, मन फिगर से आपको बता दे रहे हैं और जल्दी समझ में आ जाएगा। ये सब आदमी है, ठीक है। तो समाजवादी व्यवस्था वह व्यवस्था है, किसी भी, यानी इतने आदमी हैं, अगर ये सरकार हो गए, अगर ये व्यक्ति सरकार हो गए, तो सरकार राज्य को चलाने का एक साधन है, यानी राज्य का ये तत्व हो गया, राज्य का तत्व हो गया, राज्य का तत्व हो गया। कौन? सरकार। तो राज्य का तत्व हो गया सरकार। तो सरकार का काम है समाजवादी व्यवस्था में ये व्यक्ति सभी व्यक्तियों के हित की बात करना, हित की बात करना, सभी व्यक्तियों की हित की बात करना। अगर ये सरकार अगर हो गए और
राज्य के सभी व्यक्तियों की हित की बात नहीं करते हैं तो समाजवादी नहीं हो गए, बल्कि 2-3 व्यक्तियों की हित की बात करते हैं तो पूंजीवादी हो गए। अब तो समझ में आ गया, वह पूंजीवादी हो गए। अब तो फिगर से समझ गए, फिगर से आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब आइए तथ्यों के माध्यम से समझिए। यानी समाजवाद या समाजवादी व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें सरकार राज्य के प्रमुख राज्य के प्रमुख हित यानी सभी राज्य में जितने नागरिक हैं सबके हित की बात करे, वही समाजवादी व्यवस्था है। लेकिन अगर सरकार समाज के 2, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 3% व्यक्तियों की बात करे, वह पूंजीवादी व्यवस्था है। तो यही दूरी है। तो आइए आपको तथ्यों के माध्यम से बता देते हैं। तो सरकार का तत्व, राज्य का तत्व सरकार हुआ, राज्य का तत्व सरकार हुआ, और यही सरकार जो है सबके हित की बात करेगी, यही सरकार सबके हित की बात करेगी, तो पूरे समाज के हित की बात करेगी तो समाजवादी हो गया, और अगर 2-4% लोगों की बात करेगी हित की, पूंजीवादी हो गया। क्लियर हो गया, स्पष्ट। आइए अब चलिए आगे कुछ तथ्यों से बताते हैं। फिगर से आपको इसलिए बता दिए कि दिमाग में आपका खाका बन जाएगा और बहुत बढ़िया से समाजवाद पर भाषण दे सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आइए वर्ष 1976 में भारतीय संविधान 1976 में 42वें संविधान संशोधन करके 1976 याद रखिएगा। 1976 तो हमेशा आपको सवाल आता है, मैं बार बार कहता हूं हमेशा आता है, तो इसको पढ़ते चलिए और अपने दिमाग में बैठाते चलिए। तो वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन से पहले भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निदेशक तत्व थे। नीति निदेशक तत्वों के सिद्धांत, नीति निदेशक तत्वों के सिद्धांत या सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। समाजवादी लक्षण मौजूद थे। ये आपको मैंने ये बताना चाहता हूं कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन करके भारत के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो आपसे सवाल पूछे आईएएस में कि सब सवाल में पूछ देगा, आप तब वहां से आपको पूछ करके उत्तर निकलवाएगा। क्या निकलवाएगा? कि भारत के संविधान में 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके जो है भारत की प्रस्तावना में जो है समाजवादी शब्द जोड़ा गया। कृपया यह बताइए कि क्या समाजवादी शब्द भारत के संविधान में जोड़ने के पहले कहीं विद्यमान था? हाँ, नहीं। नीति निदेशक तत्व में और लोकतंत्राली संसद में। तो 4 ऑप्शन दे देगा। तो क्या कहेगा कि था? तो कहेगा जो पहला कहेगा कि ये समाजवादी शब्द संविधान में था। दूसरा नहीं था। तीसरा नीति निदेशक तत्व में था। नीति निदेशक तत्व में था। चौथा जो है संसद में था, संसदीय प्रणाली में था। तो आप गहराई से नहीं पढ़े रहिएगा तो इतना चीज जानने के बाद भी आपको फंसा देगा आईएएस में। इतना चीज जानने के बाद भी आपको आईएएस में फंसा दिया। आप 1976 जान रहे हैं, 42वां संविधान संशोधन जान रहे हैं, उसके बाद भी आप फंस रहे हैं। तो कैसे फंस रहे हैं कि जब समाजवादी शब्द जोड़ा गया तो
कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय इस नीति निर्देशक तत्व में लिखा था कल्याण समाजवादी कल्याणकारी सिद्धांत, तो उसी को फटाक दे लिया करके प्रस्तावना में रख दिया गया। तो आपको ये कहना होगा संविधान में था, नहीं था, नीति निर्देशक में था, संसदीय प्रणाली में था। तो एकदम टू दी पॉइंट इसको याद करिएगा, इसी में था। ठीक, आपका सवाल ये सही हो जाएगा, आपका सवाल सही हो जाएगा। आप जब बाहर निकल के आइएगा तो लड़के लोग नहीं कहते हैं कि हमारा ये है वो है, नहीं था नहीं था, बहुत मिलेंगे हाँ था, तो कोई लोग कहेंगे नहीं था, कहेंगे संसद में है। आप बहुत जो बहुत गहराई से पढ़े रहेंगे वो कहेंगे नहीं नहीं इसमें था, नहीं इसमें था, नहीं इसमें था, नीति निर्देशक तत्व में था, उसी को उठा के रख दिया गया। तो कितना कठिन सवाल हो गया आईएएस के लिए, बहुत कठिन हो गया। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आपको कुछ तथ्य ऐसे हैं समाजवादी पर कि आपको बता रहे हैं। यह बात सत्य है कि यह बात सत्य है कि पहले समाजवादी संविधान में अंतर्निहित थी, संविधान में अंतर्निहित थी, संविधान में अंतर्निहित थी, संविधान में अंतर्निहित थी, अंतर्निहित थी, संविधान में अंतर्निहित थी, संविधान में अंतर्निहित थी। उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया, स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। ठीक है। और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए, और फिर कांग्रेस पार्टी ने 1955 में अवाड़ी सत्र में एक प्रस्ताव पारित करके उसके अनुसार कार्य किया। तो जान जाइए कि जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया तो कांग्रेस, तो ये संविधान में अंतर्निहित था ही नीति निर्देशक तत्व में। तो उसके बाद 1955 में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करके समाजवादी काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं कि 1976 और 1955 को कब से समाजवादी काम शुरू हो गया भारत के संविधान में, इस पर भी सवाल बना सकता है। तो 1955 का दिन याद रखिएगा। 1955 में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास करके समाजवादी काम करना शुरू कर दिया। अगर इस पर सवाल पूछे तो बहुत जने की मिट्टी पलित हो जाएगी। जब इतना डीपली पढ़ेंगे तब न होगा कि समाजवादी काल भारत में कब से शुरू हुआ। तो 1955 में कांग्रेस के माध्यम से शुरू हुआ। तो ठीक है, ये आपको जानना पड़ेगा कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके जो नीति निर्देशक तत्व में जो समाजवादी शब्द था उसको लाया गया और कांग्रेस ने 1955 में प्रस्ताव पारित करके जो है समाजवादी कार्य करना शुरू कर दिया। दो चीज याद रखिएगा। अब आइए, महत्वपूर्ण बात एक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय समाजवाद, या जानिएगा इसको, भारतीय समाजवाद, इसको तो आपको बहुत जरूरी है जानना। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है।
लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारतीय समाजवाद कौन सा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसे राजाश्रित समाजवाद भी कहते हैं, जिसे राजाश्रित समाजवाद कहते हैं। राजाश्रित समाजवाद कहते हैं। राजाश्रित यानी राज्य के वशीभूत होकर समाजवाद का कार्य चलता है, यानी राज्य के आधार पर यह भारत में समाजवाद जीता है, इसीलिए इसको राजाश्रित समाजवाद कहते हैं। कौन समाजवाद कहते हैं? राजाश्रित समाज, लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारतीय समाजवाद डेमोक्रेटिकल सोशलिज्म है, जिसे राजाश्रित समाजवाद कहते हैं, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। ठीक है, तो इसको अब जानिए कि समाजवादी शब्द के विषय में यह जानना महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद उस समाजवाद को कहते हैं जो राज्य के आधार पर आश्रित हो, जिसमें जो उत्पादन होता है, किसी भी चीज का उत्पादन यानी पैदाइशी कोनो वस्तु का, कोई भी वस्तुओं से ही आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो किसी वस्तु का जो उत्पादन होता है और जो वितरण होता है, उसी वस्तुओं का वितरण जनता के बीच में किया जाता है, तो उसके साधन होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको तेल, पेट्रोल है और डीजल है, आप समझ गए। तो ये जो है पेट्रोल और डीजल का उत्पादन जो है, पेट्रोल और डीजल का उत्पादन जो है, इसके साधन कोई होंगे। तो इसके साधन होंगे। पेट्रोल डीजल के उत्पादन के साधन, उत्पादन और उसके साधन। उत्पादन जब होता है, किसी चीज का उत्पादन होता है, तो उसको बांटा भी जाता है, जनता के बीच में बांटा जाता है। इसे वितरण कहते हैं। समझ लीजिएगा, वितरण कहते हैं। जैसे वितरण नहीं होता, उत्पादन होता तेल और पेट्रोल का, तो सरकार उसे बांटती न है, तभी ना पेट्रोल पंप भी बांटना ही हुआ। अब पेट्रोल पंप कोई व्यक्ति लिया तो बांटा गया हुआ माना गया, अब पेट्रोल पंप आपको तेल देता है। तो इस पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? साधन के। पेट्रोल डीजल के उत्पादन और जो वितरण है, इसके जो साधन है तो प्रकृति में है, प्रकृति के जमीन के अंदर है, या कहीं से, चाहे ईरान से लाइए, इराक से ले आइए, चाहे सऊदी अरब से ले आइए, कहीं से लाइए, जमीन में से आ रहा ना, तो इसके साधन पर अगर वहां से आता है तो उस पर नियंत्रण सरकार का होना चाहिए, न किसी पूंजीपति का होना चाहिए। अगर पूंजीपति के हाथ में आएगी वो व्यवस्था, तो वितरण और उत्पादन के साधन पर उसका एक कब्जा हो जाएगा और मनमाने रेट से उसका वितरण आपके बीच में होगा, महंगाई चरम सीमा पर जाएगी और उसका जो है शोषण का शिकार आप बनिएगा। इसलिए समाजवादी व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें उत्पादन और वितरण के साधन जो है, इस पर नियंत्रण सरकार का होता है और पूंजीपतियों का सफाया होता है। इसे समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। यानी निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल
है, निजी संपत्ति समाप्त होती है, सरकार का नियंत्रण होता है, तभी आपको नौकरी मिलती है, छोटी नौकरी बड़ी नौकरी सबकी सेवाएं होती है और राज पर राजाश्रित है। लेकिन अभी क्या हो रहा है बाबू हमारे, अभी हो रहा है कि उत्पादन और वितरण के साधन पर कुछ निजी व्यक्तियों का अधिकार हो रहा है। तो इसलिए आप इसे पढ़ो और पढ़ करके समाज में इस बात को की चर्चा करो और अपने परीक्षा में इसको लिखो कि समाजवादी व्यवस्था भारत से जा रही है, इसीलिए बेरोजगारी, निकम्मेपन, महंगाई, इस सब सारे के सारे अपना बहुत रूप ले रहे हैं। तो इसको पढ़ना बड़ा जरूरी है। आप नहीं पढ़िएगा तो अच्छा प्रशासन नहीं बन पाइएगा, बनिएगा भी न तो न पूंजीवाद को समझिएगा और न समाजवाद को समझिएगा, तो जनता का शोषण करिएगा। इसीलिए इसको आईएएस के सिलेबस में राज व्यवस्था को रखा गया है कि समाजवाद को आप जाने। तो आप जान गए समाजवादी व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें उत्पादन और वितरण के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है और जो है निजी संपत्ति का सफाया होने की व्यवस्था होती है, उसे समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। तो आप समझ गए। आइए कुछ और बात है आपको बता दें, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, कुछ लिखिए कि मेरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आइए आगे चलते हैं, कुछ और आपको समझा दिए कि समाजवादी व्यवस्था किसे कहते हैं। ये आपके प्रस्तावना में जो जोड़ा गया है ये कहां से लिया गया है, ये संविधान में पहले अंतर्निहित था कि नहीं, संविधान के बनाने वाले विद्वानों के दिमाग में यह बात पहले से थी कि नहीं। जो लोकतांत्रिक समाजवाद को हम बता दिए हैं आपको, लोकतांत्रिक समाजवाद है भारत में, जिसे राजाश्री समाजवाद कहते हैं। तो लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित समाजवाद है, मिश्रित समाजवाद है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, जहां सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का कार्य साथ साथ मौजूद रहते हैं, साथ मौजूद रहते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता, को समाप्त करना है, देखिए लोकतांत्रिक समाजवाद मैंने आपको पढ़ा दिया कि किसे कहते हैं।
समाजवाद दो तरह का होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद और एक होता है साम्यवाद, साम्यवादी समाजवाद, और एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। तो लोकतांत्रिक समाजवाद में जो अर्थ की व्यवस्था होती है, जो अर्थ मनी करेंसी की जो व्यवस्था होती है वह मिली जुली होती है। मिली जुली का मतलब मिश्रित होती है, और उसी में यह लोकतांत्रिक समाजवाद अपना विश्वास और आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का कार्य साथ साथ मौजूद रहते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद में जैसे भारत में है, प्राइवेट भी चल रहा है और सरकारी भी चल रहा है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय कहता है, क्या कहता है कि लोग, सर्वोच्च न्यायालय का कोटेशन है, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य यह है कि अगर देश में गरीबी है तो उसको समाप्त करो। इसीलिए नेता लोग बोलते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो गरीबी को दूर करेंगे। और उपेक्षा जो आदमी उपेक्षित होता है, कोई संसाधन नहीं है उसके पास, उसको उपेक्षा से मतलब मुक्ति दिलाता है। बीमारी है तो सरकार जो है सरकारी हॉस्पिटल खोल करके मुफ्त में इलाज करवाती है। और अवसर की असमानता, जो अवसर नहीं दिए जाते थे पहले, जैसे आपको आईएएस बनना है, अगर व्यवस्था समाजवादी न हो तो उन्हीं लोगों को आईएएस बनाया जाएगा। जैसे पीछे के दरवाजे से अभी आईएएस जा रहा है ना, उसी तरह से जिसका सोर्स पहले रहेगा पीछे से आईएएस बनेगा। लेकिन अवसर की जो असमानता है वो बढ़ती जाएगी, दूर नहीं होगी। इसीलिए यह भी आपको इसमें मिलता है तो को समाप्त करना है, यानी गरीबी को दूर कर दिया जाएगा। इसमें उपेक्षित आदमी है उसकी उपेक्षा, उसकी सम्मान को बढ़ाया जाएगा। बीमारी अगर है तो उस बीमारी की व्यवस्था की जाएगी। और अवसर जो प्रतिभावान व्यक्ति होंगे उन व्यक्तियों को छूट होगी कि आप भी किसी बढ़िया कुर्सी पर जाइए और आगे बढ़िए। ये सब चीजें हैं। तो आइए, समाजवादी के इतना बात आप समझ गए। कुछ बात और है कि इसको जानना जरूरी है। भारतीय समाजवाद, भारत का जो समाजवाद है, भारत का समाजवाद जो है इसको थोड़ा सा प्रकाश डाला जा रहा है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर अधिक झुकाव है। तो भारत में जो समाजवाद है तो मार्क्स के कुछ सिद्धांतों के लिया गया है और कुछ गांधी के सिद्धांतों के लिया गया है, लेकिन मार्क्स के मैक्सिमम सिद्धांत को छोड़ दिया गया है और गांधीवाद का जो विचार था उसी को ज्यादा लिया गया है, यानी गांधीवाद की ओर झुकाव है। यह है जो है यहाँ पर बुराई है, खाली गांधीवाद के विचार को लिया गया है और मार्क्स के मैक्सिमम जो अच्छा सिद्धांत है उसको छोड़ दिया गया है। तो दोनों का मिला जुला रूप है। मार्क्स के सिद्धांत अगर 40% है तो गांधी के सिद्धांत 60% है। इसीलिए दोनों को मिलाकर भारत में समाजवादी व्यवस्था को रखा गया है। अब आइए कुछ बात और जान लीजिए समाजवाद में, और इसको जानना और सोचना और समझना और इस पर चिंतन करना, मौका जहां आवे तहां बोलना, और मौका जहां आए वहां लिखना, मौका जहां आए वहां सुनाना। तो आइए हम बताते हैं कि उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति
की नई आर्थिक नीति 1991 में भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया है, थोड़ा लचीला बनाया है। तो ये बात है, समाजवादी भारत में समाजवादी व्यवस्था है। मार्क्स के सिद्धांत और गांधीवाद के सिद्धांत को लिया गया है। तो उदारीकरण, भारत में समाजवाद रहते हुए उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 में भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बना दिया है। यानी अब समाजवादी व्यवस्था नहीं रह गई है, उसको झुका दिया है। किसने झुकाया है? उदारीकरण ने। किसने झुकाया है? निजीकरण ने। किसने झुकाया है? वैश्वीकरण ने। विश्व की अब व्यवस्था भारत पर लागू हो रही है। तो इसका मतलब है कि भारत का जो मुख्य कार्यपालक है, मुख्य चीफ एग्जीक्यूटिव है, वह अपने फॉरेन पॉलिसी में पीछे हो रहा है। ठीक है, तो आपको मैं बता दिया कि समाजवादी व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें वितरण के या उत्पादन के साधनों पर सरकार का सीधा नियंत्रण हो, लेकिन जो है पूंजीपतियों को, निजीकरण को, सफाया के सिद्धांत शामिल हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि नहीं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि समाजवादी व्यवस्था जो है में गरीबी का उन्मूलन, उपेक्षा के शिकार व्यक्ति और बीमार पीड़ित व्यक्तियों और जो है आगे बढ़ने की जो असमानता को खत्म करने के अवसर, ये सब समाजवादी व्यवस्था के उद्देश्य हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। लेकिन जो है समाजवाद, असली समाजवाद वह समाजवाद है जो राजाश्रित है, डेमोक्रेटिकल है। तो समाजवाद दो तरह के हैं, एक राजाश्रित समाजवाद, एक बिना राजाश्रित साम्यवाद, जो मार्क्स की फिलॉसफी पर है। तो भारत में मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाजवाद नहीं है, यहाँ समाजवादी समाजवाद है, जिसे डेमोक्रेटिक समाजवाद कहते हैं। तो मुख्य बिंदु यह है कि प्रस्तावना में समाजवाद पहले से नहीं था, बाद में जोड़ा गया। जोड़ने के पीछे यह कारण था कि समाजवाद भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व में था। तो आइए हम आपको बता दिए कि समाजवादी व्यवस्था भारत के प्रियम्बल में रखा गया। इसका मतलब क्या हुआ, था कि नहीं था, इसका अर्थ क्या हुआ और इसके उद्देश्य क्या हुए, सब बता दिया आपको। अब आइए दूसरा तत्व हम आपको बताएंगे, धर्मनिरपेक्ष। आपको बताएंगे तीसरा शब्द धर्मनिरपेक्ष। जो 8 को आपको बताए थे हम, तो तीसरा बताएंगे धर्मनिरपेक्ष। तो तीसरा बताएंगे धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष पर राजनीति होती है। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म या सेकुलरिज्म होता है धर्मनिरपेक्षवाद, और सेकुलर माने होता है धर्मनिरपेक्ष। तो इसका मतलब हो धर्म, पहले तो जान लीजिए कहां से आया। एक विद्वान था होलियोक, यह ब्रिटेन का रहने वाला था। इसको जान लीजिए, ब्रिटेनी था। 1884 में यह शब्द निरपेक्ष शब्द का जो है पैदाइशी दिया कि धर्मनिरपेक्ष क्या। तो होलियोक याद रखिएगा। धर्म, अगर आप नेता भी बनना चाहेंगे तो आप बोलिएगा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द की उत्पत्ति 1884 में होलियोक नामक ब्रिटेनी के द्वारा तैयार किया गया
उसी की नकल आज हमारे भारत के संविधान में रखा गया है। और बहुत किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आईएएस के परीक्षा में भी लिख सकते हैं, पीसीएस के परीक्षा में भी लिख सकते हैं, नेता बनिएगा तो भी इस पर बहस कर सकते हैं और समाज को बता सकते हैं। तो आइए इस होलियोग के, ब्रिटेनी होलियोग 1884 के द्वारा जो धर्मनिरपेक्ष गढ़ा गया है और भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिया गया। तो इसका मतलब क्या होता है, आइए धर्मनिरपेक्ष, इसको भी धर्मनिरपेक्ष शब्द को धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें यह भी है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने 1974 में कहा था, 1974 में कहा था यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था। तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो देखिए यहां भी सवाल बहुत पेचीदा है। धर्मनिरपेक्ष शब्द किसे कहते हैं? धर्म और निरपेक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है। निरपेक्ष माने एब्सोल्यूट, खड़े रहना। इस तरह से जैसे मान लीजिए यह समाज है, यह ईसाई हो गया, यह बौद्ध हो गया, आज तो हिंदू कह लीजिए, यह लिख दिए सिख कह लीजिए, यह कह लीजिए पारसी कह लीजिए, और यह जैन कर लीजिए, जैन। इसी तरह से समाज बना है। तो जो शासक होगा, जो संप्रभु होगा, वह न इसका पक्ष लेगा, 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 न इसका पक्ष लेगा। क्या करेगा? अपना नियम और कानून से राज चलाएगा। और जो इस धर्मों के सिद्धांत और सिद्धांत पे रहकर लोग अपना जीवन जीना पसंद करेंगे। किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा और न किसी के धर्म को राज्य का धर्म बनाएगा। तो राज्य का अपना कोई धर्म न होना और सभी धर्मों की खुली छूट दे देना ही धर्मनिरपेक्षता है। क्लियर? राज का अपना कोई धर्म नहीं होना और सभी धर्म को अपने अपने धर्म के, सभी धर्म के अनुयायियों को अपने अपने धर्म की आजादी को मनाना और दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप न करना ही धर्मनिरपेक्षता है। तो ठीक उसी तरह से धर्मनिरपेक्ष शब्द है। भारत में सिख थे, ईसाई थे, फारसी, सिख, ईसाई, पारसी, हिंदू, जब कल हिंदू,
जैन, बौद्ध, लिंगायत, वैष्णव, कौन कौन संप्रदाय के लोग हैं भारत में, तो ये सभी लोग मिलकर ने भारत के संविधान में शामिल हुए थे। जितने भारत के संविधान सभा में गए थे सदस्य चुन के, सभी धर्मों के थे, उनकी मान्यता थी। उनका उद्देश्य था कि भारत में धर्मनिरपेक्ष हो। खुल्लम खुल्ला तो नहीं लिखे, लेकिन यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ही धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव है। तो यही भारत के संविधान के जो बनाने वाले हैं उनके जेहन में था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन करके जोड़ दिया गया। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने 1974 में कहा था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द स्पष्ट रूप से संविधान में तो लिखित नहीं थे, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है संविधान की निर्माता से ही राज्य की स्थापना चाहते थे तभी न 25 से 28 में मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। तो अगर घुमा के पूछे आईएएस में कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके भारत में जो है समाजवादी जोड़ दिया गया और धर्मनिरपेक्ष जोड़ दिया गया, तो धर्मनिरपेक्ष क्या भारत के संविधान में पहले से थे? अपने तर्कों के माध्यम से जो है समीक्षा कीजिए। तो आप कर सकते हैं समीक्षा कि हाँ थे तभी न 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को दिया गया। तो ये बात एग्जामिनर के दिमाग में आ जाएगी कि वो लड़का बहुत डीपली पढ़ा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के लोगों की मंशा धर्मनिरपेक्ष राज्य की नहीं थी। बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह बात थी कि भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। आगे आइए। इसलिए संविधान में जब सुप्रीम कोर्ट इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए। तो क्लियर हो गया। जब भारत के संविधान में मौलिक अधिकार में 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था, तो हम निर्बाध रूप से कह सकते हैं कि भारत के संविधान में पहले से ही धर्मनिरपेक्ष शब्द था। इसीलिए उसको वहां से हटाकर 76 में 42वां संशोधन करके यह भी शब्द जोड़ दिया गया। ठीक है, तो आइए अब कुछ और बात बता करके हम आपको कुछ और बात बताते हैं। इस पर जो है आप अमल करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हमारे जितने पाठक हैं उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो है मैं आपको बार बार कहता हूं कि उसको पढ़िए या कुछ लिखिए उखिए कि ये शब्द नहीं आता है, ये शब्द गलत है, तो उसको देखा जाएगा, समझा जाएगा, फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। अब आइए, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं। सभी अवधारणाएं विद्यमान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। समान समर्थन प्राप्त है। ठीक है, सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। तो मैं 3 शब्दों पर विशेष फोकस दिया हूं, एक संप्रभुता पर, एक समाजवाद पर, एक धर्मनिरपेक्ष पर। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह हो गया
होलियोक ने ब्रिटेन का रहने वाला था। 1884 में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जन्म दिया, जोड़ा। उसी धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, और साथ ही साथ जो है इसे 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया। इसको बखूबी हम बता दिए कि भारत में सभी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के लोग अबाध रूप से अपने धर्म को मनाएंगे और दूसरे धर्म के प्रति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यही नेता चिल्लाते हैं, चिल्लाते तो जरूर है कि धर्मनिरपेक्ष राज है, लेकिन हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं। ये तो बात आप जान लीजिए। तो ये धर्म जो ऐसा करते हैं, सिख ईसाई को लड़ा देना, हिंदू मुस्लिम को लड़ा देना, पारसी जैन को लड़ा देना, ये धर्मनिरपेक्षता की पहचान नहीं हुई, ये सांप्रदायिकता हुई। और आपको सांप्रदायिकता पर लेख भी आता है कि आदर्श जो है सद्विचार, सांप्रदायिकता को सद्विचार से कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसे आप समझाइए। तो वही सद्विचार यही हुआ कि जितने धर्म हैं सभी धर्म अपना जो है स्वतंत्रता के रूप में मनावे, और साथ साथ किसी धर्म की बुराई न बतावें, न किसी धर्म को मनाने में हस्तक्षेप करें। अगर ऐसा समाज रहेगा तो भारतीय समाज में कभी भी विद्रोह, कभी भी जो है खंडता, ये सब नहीं रहेगी, अखंडता आएगी। अब आप आज का लेक्चर हम यहीं पर बंद करते हैं, और आप सभी पाठकों को मेरे तरफ से सुनने, पढ़ने, लिखने और IAS बनने के लिए तैयारी करने हेतु धन्यवाद।